नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एनजे प्लेनेट। तो मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रही थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। 3 प्रकार के होते हैं। इनके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल मिलाकर हो गए 4 4 4 यानी 4 3 जा 12। तो ये हमारे 12 टेंस हो गए। आपको ये 12 टेंस आसानी से समझ में आ सके इसके लिए मैं आपको पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज समझाती हूँ। इसको समझे बिना आप टेंस को नहीं समझ सकते। इसलिए पहले हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट रूल है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं, तुम, रीता, सीता, महेश, रमेश आदि। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज या वस्तु, और वर्ब होती है क्रिया, किसी काम को करना। अब ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों को समझने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। तो आई क्या हुआ? सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, हॉकी ऑब्जेक्ट। इसमें आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के बारे में तो सुना होगा। ये किस काम आती है समझाती हूँ। देखिए अभी हमारे पास वाक्य है मैं हॉकी खेलता हूँ, आई प्ले हॉकी। इसमें प्ले जो है ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मान लो इसके बजाय हमारे पास वाक्य होता मैं हॉकी खेलता था, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाती वर्ब की सेकंड फॉर्म में। प्ले का हो जाता प्लेड। यहाँ पर सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वर्ब में ही सेकंड फॉर्म चेंज हुई है। प्ले बन गया है प्लेड। तो दोस्तों आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जाना। तो सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसी वस्तु को, और वर्ब काम करने की क्रिया, काम करना। अब चल दूसरे एग्जाम्पल में हो गया था मैं हॉकी खेलता था, आई प्लेड हॉकी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्लेड हो गया। तो ये हो गया मैं हॉकी खेलता था। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, प्ले का प्लेड। अब हमने तीनों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझ लिया है। अब हम चलते हैं फ्रेंच टेंस की तरफ। अब हम टेंस के उन 12 पार्ट्स की तरफ चलते हैं जिन्हें समझने के लिए हमें टेंस समझ में आएंगे।
इन सबको मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को समझना जरूरी था। अब हम पहले इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगी। दोस्तों, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 तरह के एग्जाम्पल देकर समझेंगे। उदाहरण के लिए पहले हम 3 टाइप के टेंस, जैसे अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स वो आपको याद करने हैं। उसके बाद ये भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव से। इम्पोर्टेंट रूल अफर्मेटिव, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, किताबें बुक्स ऑब्जेक्ट, और वर्ब रीड पढ़ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया मैं, बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, और रीड पढ़ता हूँ, ये हो गई वर्ब। तो चलिए इसको ही हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सकारात्मक का एक एग्जाम्पल समझा है। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, किताबें ऑब्जेक्ट हो गई, पढ़ता हूँ वर्ब हो गई। अब हम चलते हैं इसी वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नकारात्मक सेंटेंस। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक्स। तो इसमें आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, बुक्स ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डू नॉट क्यों आया मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैं इसका हम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक्स? तो फ्रेंड्स, अब हम अपने यहाँ से इम्पोर्टेंट रूल्स शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि मैं डू क्यों आया बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर डू क्यों आया, अगर कोई भी वाक्य क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्दों से शुरू होते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर डू का प्रयोग क्यों किया गया है, डज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? डज का प्रयोग मैं आपको बता दूं कि डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, यानी कि एक वचन। यहीं से हमारा दूसरा नियम शुरू होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस में डू नॉट क्यों आया, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आई की जगह कोई सिंगुलर नाउन ही, सी, इट आदि यहाँ पर
तो यहाँ पर टू की जगह डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि आई प्लूरल नाउन है तो इसकी साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं, और सिंगुलर नाउन ही सीट आदि इनके साथ हम डज का या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब हम जो शुरू में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था, तो हम अब उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। जो हमने पढ़ा था, मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो इसके साथ भी एक छोटा सा नियम है फ्रेंड्स। अगर सी इट आदि के साथ एस या ईएस लगता है, he goes to school, she reads book, तो फ्रेंड्स अगर हमारा सब्जेक्ट जैसे ही सी इट आदि सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगता है। अगर प्लूरल नाउन हो तो यस एस और ईएस नहीं लगता। अब हमने ये प्रेजेंट टेंस के तीनों सकारात्मक वाक्य एफर्मेटिव, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव के रूप। अब लास्ट में टू रूल्स हमारे याद करने के लिए रह गए हैं फ्रेंड्स, जो सिंपल है, समझ में आ जाएंगे। देखिए, कभी भी कोई वाक्य हु से अगर प्रारंभ होता है तो उसके साथ कभी भी डू या डज का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए, हु गोज टू स्कूल, हु मेक्स अ नॉइज, कौन स्कूल जाता है, कौन शोर मचाता है। नियम 2। अब ये लास्ट में एक नियम और याद कर लो फ्रेंड्स, किसी भी वाक्य में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से एस या ईएस हटा दिया जाता है। मेन वर्ब तो काम करना होता है ना, खाता हूँ, जाता हूँ, नहाता हूँ, पहनता हूँ आदि, तो डू डज तो हेल्पिंग वर्ब है, इसके लगने पर एस या ईएस को हटा दिया जाता है। ये भाग हमारा पूरा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हम अब हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इम्पोर्टेंट रूल्स भी पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। इस टेंस में भी हम वही 3 वाक्य लेंगे, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। इस टेंस में दोस्तों कोई काम हो चुका है, समय में खत्म हो चुका है, इसको हम बताएंगे। दोस्तों पहले इस टेंस के हम इम्पोर्टेंट रूल्स को समझेंगे, फिर एग्जाम्पल लेते हुए समझते हुए चले जाएंगे। इस टेंस का सबसे पहला नियम है कि यहाँ पर सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सकारात्मक यानी अफर्मेटिव, तो सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, तुम अंग्रेजी बोलते थे या तुमने अंग्रेजी बोली। यू स्पोक इंग्लिश, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्पोक हो गई वर्ब, इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे ये स्पोक हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक हो गई यहाँ पर स्पोक। स्पीक
स्पोक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के इसी वाक्य को नेगेटिव में बदलेंगे। हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब उसी वाक्य का हम नेगेटिव बनाते हैं। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते थे। यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अरे ये डिड नॉट कहाँ से आ गया और स्पोक का स्पीक हो गया। तो हम आपको बताते हैं, डिड नॉट किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ लगता है। और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उसके साथ वर्ब की अगर डिड नॉट लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और स्पोक का स्पीक हो जाएगा। तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ये हमारे रूल्स है। नंबर 1, सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी अफर्मेटिव में। नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है। और नंबर 3 है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं अगर डिड नॉट या डिड लगा होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे? डिड यू स्पीक इंग्लिश? तो हमारा यू सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज का प्रयोग कर रहे थे प्रश्नवाचक वाक्यों में, और पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। यहाँ पर स्पोक नहीं है, स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड कहाँ भी लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब ये हमारे तीनों वाक्य के रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं। सकारात्मक वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्यों यानी कि इंटेरोगेटिव वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले लगेगा। अब हम लास्ट में एक नियम और याद कर लेते हैं जो हमारा पिछले वाला है। अगर हमारे वाक्य कोई भी वाक्य WHO हु से शुरू होने वाला है तो ऐसे वाक्यों में डिड का यूज नहीं करते। वो प्रश्नवाचक वाक्य हु से ही शुरू होता है। जैसे उदाहरण के लिए, हु वेंट टू स्कूल। स्कूल कौन गया? तो इसमें वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हु के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी क्योंकि इसमें डिड नहीं है। जहाँ डिड होगा वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर डिड नहीं है तो वहाँ पर वर्ब चेंज होगी। तो हु वेंट टू स्कूल, ये हमारी वर्ब की वेंट सेकंड फॉर्म है। जैसे उदाहरण के लिए, गो वेंट गोन। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमारे ये पास्ट इंडेफिनिट के तीनों टेंस क्लियर हो गए फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हम इस वाले टेंस में भी पहले तीनों वही वाक्य लेंगे। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। फ्यूचर इंडेफिनिट में भविष्य में होने वाले काम को बताया जाता है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल लेंगे। हम उदाहरण लेकर मैं आपको समझाती हूँ। अफर्मेटिव का, आप अंग्रेजी बोलेंगे। यू विल स्पीक इंग्लिश। अब इसमें विल आ गया।
तो इसमें स्पीक है, स्पोक नहीं है। तो इसमें अब हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव में। पहले सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर शैल का प्रयोग पहले होता था, अब शैल का प्रयोग नहीं होता है। अभी ये झंझट या परेशानी खत्म हो चुकी है। बस आपको याद रखना है किसी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में अब विल का प्रयोग ही होगा, अब शैल का प्रयोग नहीं होगा। तो बस आपको ये याद रखना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं। उदाहरण के लिए, आप अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। यू हमारा सब्जेक्ट है, अब इसमें नोट और ऐड हो गया है, विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बस हमें इस सेंटेंस में नोट और ऐड करना है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नोट शब्द ये कहाँ से जुड़ा है? विल के बाद और वर्ब से पहले। वर्ब क्या है हमारी? वर्ब है स्पीक, बोलना। अब एक हम इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं उदाहरण के लिए। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे? विल यू स्पीक इंग्लिश? यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आपको कुछ फर्क दिख रहा है? विल जो है ये सब्जेक्ट से पहले लगा है। इंटेरोगेटिव वाक्यों में विल को सब्जेक्ट के आगे यूज करते हैं। इसके अलावा कोई रूल्स आपको याद नहीं रखना है। तो दोस्तों, हमने आज इंडेफिनिट के टेंसों को प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ लिया है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझाऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।